अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 17th लेक्चर है बिजनेस फाइनेंस का, मैनेजेरियल फाइनेंस का। और अब हमारे कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं इसको कवर करने के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिसीवेबल मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आउटलाइन का पार्ट भी है। तो चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और रिसीवेबल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। अब ये मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल जो है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने से पहले कि जो रिसीवेबल्स होते हैं, जो हमने उधार लोगों को प्रोडक्ट्स सेल की हुई होती हैं, उनसे जो पैसा कलेक्ट करना है, जो कलेक्शन है वो किस तरह से होगी, उसकी मैनेजमेंट किस तरह से होगी और हमारा उस पर बेनिफिट है या हमें उसमें लॉस में जा रहे हैं, इसको आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हम रिसीवेबल मैनेजमेंट में अकाउंट रिसीवेबल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल इज एनी अमाउंट ओड बाय कस्टमर्स फॉर परचेज मेड ऑन क्रेडिट। कोई भी उधार पे जो हम परचेज एंड सेल करते हैं, उसको जो कस्टमर्स को हमने सेल परचेज की होगी उसको हम क्या कहेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। जो हमने उनसे उधार पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है, उधार पे चीजें दी, उनसे पैसा रिसीव करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा ये है अकाउंट रिसीवेबल। अब ये अकाउंट रिसीवेबल जो है ये डिफरेंट शेप्स में होता है। हम इसको ये कहते हैं कि ये क्रेडिट एक्सपेंशन के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब एक्सपेंशन ऑफ सेल्स अगर हमें चाहिए, हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम तब क्या करते हैं, हम क्रेडिट पे अपनी चीजें जो है उधार पे अपनी चीजों को सेल एंड परचेज करते हैं। रिसीवेबल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ करंट एसेट। जो रिसीवेबल होते हैं हमारे करंट एसेट्स होते हैं, उसमें जो रिसीवेबल्स होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल के नाम से जो हेड होता है, जो कि 3 माह 6 माह के अंदर हमें पे हो जाने हैं, उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमने उधार पे चीजें जो हैं वो दी हुई हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है अकाउंट रिसीवेबल का। अभी थोड़ा सा अगर हम ये अंडरस्टैंड करें कि इस अकाउंट रिसीवेबल के साथ या रिसीवेबल मैनेजमेंट के साथ कौन कौन सी चीजें एसोसिएटेड होती हैं, कॉस्ट कौन कौन सी एसोसिएटेड होती हैं। रिसीवेबल लेने के लिए या देने के लिए हमें किन किन अखराजात से कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती हैं। तो नंबर 1 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड नंबर कलेक्शन कॉस्ट, फिर डिलिंक्वेंसी कॉस्ट एंड डिफॉल्ट कॉस्ट। अब सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि उसका नेम भी बताता है कि ऐसी कॉस्ट हो सकती है जो इन फ्यूचर हम कहीं ना कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे, वो पैसा फंड कहीं और इस्तेमाल करके उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता था, उसको हम जो है वो अकाउंट रिसीवेबल को रिसीव करने में लगा देते हैं। उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग एडिशनल फंड टू सपोर्ट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स को सपोर्ट करने के लिए हम जो फंड्स अरेंज करते हैं, जो फंड्स लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही कॉस्ट जो है इसको हम समवेयर एल्स यूज करके हम जो है वो बेनिफिट्स जो है वो अर्न कर सकते थे, वो हमारी क्या हुई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, जो यहाँ पे हमने कंज्यूम कर दी। समझ आ गई बात की। फिर है कलेक्शन कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड इन कलेक्टिंग द डेट्स फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से पैसा रिसीव करने में जो हमें कॉस्ट लगती है हमारी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लग रहे होंगे हमारे, ठीक है, हमारी जो है स्टेशनरी कॉस्ट लग रही होगी, खर्चा आ रहा होगा उस पर, उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन कॉस्ट कहते हैं। फिर डिलिंक्वेंसी कॉस्ट है, इट अराइजेज ऑफ इफ कस्टमर्स फेल टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस ऑन ड्यू डेट। ऐसी कॉस्ट है जब कस्टमर्स फेल हो जाते हैं अपने जो ड्यू डेट है उनकी, जैसे कि उन्होंने 3 माह के बाद पैसे पे करने थे, नाउ वो अब उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो पे कर सकें, उसको हम पूरा करने के लिए उस कॉस्ट को, उस पैसे को रिसीव करने के लिए, रिसीवेबल्स को जो हमारी कॉस्ट कंज्यूम होगी, उसको हम क्या कहेंगे, डिलिंक्वेंसी कॉस्ट है। अब हम उनके पास जाएंगे, उनके पास जाके अब उनको लेटर्स भेजेंगे, उनके पास जाके एक्सपेंसेस करेंगे, तो ये जो हमारी कॉस्ट उस चीज़ पे आएगी, जो भी आएगी, उसको हम डिलिंक्वेंसी कॉस्ट कहते हैं। फिर है हमारे पास डिफॉल्ट कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, जिसको हम डिक्रीज किया जा सकता है विद बेटर स्ट्रेटजीज। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट इनकर्ड व्हेन द कस्टमर इज नॉट एबल टू ऑनर द ड्यूज ऑफ द फर्म। अब कस्टमर के पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो आपके जो ड्यूज हैं उसको पे कर सके, तो क्या करते हैं, हम ऐसे कस्टमर को क्रेडिट देंगे जो हमें बाद में पे कर सकता हो या फाइनेंशियली साउंड होगा, हम क्रेडिट ही उसको देंगे। इस तरह से हम इसको ओवरकम या कर सकते हैं, इस कॉस्ट को डिक्रीज किया जा सकता है। ये तो थी 4 कॉस्ट हमारी जो एसोसिएटेड थी हमारे रिसीवेबल मैनेजमेंट के साथ। अब हम बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसीज। 2 तरह की क्रेडिट पॉलिसीज होती हैं। फर्स्ट वन इज द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी एंड द सेकंड वन इज द स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी वो क्रेडिट पॉलिसी होती है
जो गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स हुज क्रेडिट वर्दीनेस इज अप टू स्टैंडर्ड। ऐसे कस्टमर को चीजें आपने उधार पे देनी है जो जिनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो अप टू द स्टैंडर्ड होगी। आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि इतने अगर किसी की स्ट्रेंथ हो, फाइनेंशियली साउंड हो, तो हम उसको जो है वो क्रेडिट दे देंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। अब लिबरल को अगर दूसरे वर्ड में देखा जाए तो आज़ादी को भी हम कहते हैं, ठीक है। आपको परमिशन होती है, आप जिस भी तरह से उसको ईजी होती है पॉलिसी, दूसरे लफ्जों में। इसके अब एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन सेल्स, हायर प्रॉफिट। इसको ये अगर हम लिबरल पॉलिसी को यूज करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी को, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम सेल कर सकते हैं उधार पे, हमारी एक्सपेंशन ऑफ सेल जो है वो हो सकती है, ठीक है। फिर हायर प्रॉफिट भी हमारे चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं ज़्यादा प्रॉफिट आने का, क्योंकि जब ज़्यादा सेल होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, बैड डेट्स लॉस। अब ज़्यादातर ये होता है कि वो जो कस्टमर्स होते हैं वो पैसा ही पे नहीं कर पाते, बैड डेट्स हो जाते हैं, लॉस हो जाता है हमें। फिर लिक्विडिटी प्रॉब्लम, अब आप जल्दी पैसा रिकवर नहीं कर सकते। ये इतने बहुत ज़्यादा क्रेडिट वर्दीनेस या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड पर्सन नहीं होते। ये क्रेडिट वर्दीनेस जरूर होते हैं लेकिन फाइनेंशियली साउंड नहीं होते इतने, ठीक है, जिस वजह से हम जो है वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है। फिर है हमारे पास स्ट्रिंजेंट पॉलिसी। अब स्ट्रिंजेंट पॉलिसी क्या होती है कि ऐसी पॉलिसी होती है जो थोड़ी सी रिजिड होती है, जो स्ट्रिक्ट होती है, जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स को से रिलेट करती है बेसिकली। गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन अ हाईली सिलेक्टिव कस्टमर्स या सिलेक्टिव बेसिस। हम कुछ सिलेक्टिव कस्टमर्स को अपनी जो उधार पे क्रेडिट पे सेल करते हैं। फर्स्ट वन इज द कस्टमर्स हु आर फाइनेंशियली साउंड, उनको करते हैं जो फाइनेंशियली साउंड कस्टमर्स होंगे। अब बात यह है कि इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो लेस बैड डेट्स लॉस। जब आपको पता है कि फाइनेंशियली साउंड है तो लॉस नहीं होगा, तो हमारे पास डेफिनेटली इस बात है हमें वो पे कर देगा पैसे कुछ टाइम के बाद, तो बैड डेट्स लॉस नहीं होगा। फिर साउंड लिक्विडिटी पोजीशन, जब चाहें आप फौरन इनसे पैसा रिकवर कर सकते हैं क्योंकि ये इनकी पोजीशन होती है कि वो आपको पे कर सकते हैं, फाइनेंशियली साउंड होते हैं ये। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है कि लेस सेल्स। आप जब सिलेक्टिव बेसिस पे सेल्स करेंगे तो सेल्स डेफिनेटली सी बात है हमारी कम होगी, ठीक है, हम ज़्यादा सेल्स नहीं कर सकेंगे, एक्सपेंशन ऑफ सेल्स नहीं होगी यहाँ पे। लेस प्रॉफिट, जब सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा, प्रोडक्ट्स कम बिकेंगी तो प्रॉफिट भी हमारा कम आ रहा होगा। तो इस वजह से हम इसको जो है वो रिजिड पॉलिसी या स्ट्रिंजेंट पॉलिसी भी कहते हैं। तो क्रेडिट पॉलिसीज दो तरह की होती हैं। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल। क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल जो हैं ये बेसिकली ये डिफाइन करेंगे कि किन पॉलिसीज़ को हम देख के, किन वेरिएबल्स को देख के हम क्रेडिट को जो है वो ग्रांट किया जा सकता है, किन चीज़ों को हम जो है वो देखते हैं क्रेडिट देने से पहले, उधार पे चीज़ें देने से पहले। तो सबसे पहले हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक है क्रेडिट पॉलिसी, दूसरा है क्रेडिट टर्म्स एंड थर्ड है कलेक्शन पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी के अंदर हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारा मिनिमम जो है वो क्राइटेरिया क्या होगा फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, जो जिनके पास ऑलरेडी हमने पैसे रिसीव करने हैं, तो उनको हम थोड़ा सा एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं कि ठीक है आप कुछ टाइम और ले लें पैसे पे करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, उस क्राइटेरिया को डिफाइन करेंगे, किस क्राइटेरिया पे हम जो है वो एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट कर सकते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे, क्रेडिट रेटिंग देखेंगे, क्रेडिट रेटिंग चेक करेंगे, क्रेडिट रेफरेंसेस चेक किए जाए, रिफॉर्म चेक की जाएंगी, एवरेज पेमेंट पीरियड देखा जाएगा, फाइनेंशियल रेशियोज देखी जाएंगी। ये सारी की सारी जो है ये क्वांटिटेटिव बेसिस आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप ये एनालाइज कर सकें कि कितना क्रेडिट जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। ये जो फर्म है ये उधार पे कितनी चीज़ें, क्रेडिट पे कितनी चीज़ें सेल जो है वो कर सकती है। तो ये क्रेडिट पॉलिसी में हम ये डिफाइन करेंगे बेसिकली। फिर हम क्रेडिट टर्म्स देखेंगे कि किन टर्म्स को यूज करते हुए हम जो है वो क्रेडिट को ग्रांट करेंगे। इट मीन स्टिपुलेशन, ऐसी कौन सी स्टिपुलेशन, ऐसी कौन सी शरायत हैं अंडर विच गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड, के जिसकी बेसिस को, जिसको बेस बना के हम अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल कर सकें। आइदर वो एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट है, आइदर वो बिजनेस की एक्सपेंशन है। किन चीज़ों को बेस बना के हम जो है वो एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, ये गुड्स और सर्विसेज जो है वो क्रेडिट पे सोल्ड करेंगे, सेल करेंगे। इट इंक्लूड 3 पीरियड, ये क्रेडिट टर्म जो है वो 3 पीरियड इसमें शामिल होते हैं। सबसे पहला है क्रेडिट पीरियड, मतलब सपोज करेंगे ये 3 मंथ्स हो सकता है, क्रेडिट पीरियड 3 मंथ का होगा। कैश डिस्काउंट उसमें दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, किन बेसिस पे दिया जाएगा, वो क्या हो सकता है 210। नेट 30 की टर्म यूज की जाती है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने पे करने हैं। अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर वो पर्सन पे कर देता है पैसे तो उसको क्या होगा 2% डिस्काउंट दिया जाएगा, अदरवाइज 30 डेज के अंदर तो उसने पे करने ही है। आपको बात समझ आ रही होगी।
कि 30 दिन के अंदर उसने पे करने हैं। अगर वो 10 दिन के अंदर पे कर देता है तो उसको कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम ये डिफाइन करते हैं कैश डिस्काउंटेड पीरियड। ठीक है, कि कैश डिस्काउंट पीरियड कितना होगा, ये जो मैंने आपको बता दिया कितने परसेंट डिस्काउंट होगा, 2%, और पीरियड क्या होगा, वो 30 डेज है, 10 डेज में करेगा तो उसको जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। दैट इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट टर्म्स। फिर हमारे पास है कलेक्शन पॉलिसी। जब आप क्रेडिट दे देते हैं, उधार पे चीज़ें दे देते हैं, तो हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि हम उसको रिसीव किस तरह से करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा अकाउंट रिसीवेबल को रिसीव करने का। तो प्रोसीजर यूज टू कलेक्ट अकाउंट रिसीवेबल वेयर दे कम ड्यू, जब वो ड्यू हो जाता है तो उसको हम किस तरह से रिसीव करेंगे, ये हम कलेक्शन पॉलिसी में डिफाइन करते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है बिकॉज ऑल कस्टमर्स डू नॉट पे ऑन ड्यू डेट, क्योंकि कस्टमर जैसे ही डेट आती है तो वो पे नहीं करते, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, जिसको हम अवॉइड करने के लिए हम जो है वो कलेक्शन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि भाई इस तरह से हम अपना जो कैश है उसको कलेक्ट करेंगे। तो वो कलेक्शन पॉलिसी क्या हो सकती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम उनको लेटर भेजेंगे जैसे ही उनकी डेट खत्म होगी या जैसे ही उनका वो टाइम पीरियड टेन्योर खत्म होने वाला, लेटर भेजेंगे कि भाई आपके ड्यू इतने क्रेडिट ड्यू है, उसको पे किया जाए काइंडली। फिर हम टेलीफोन कॉल्स करते हैं उनको, उसके बाद अगर वो नहीं तो फिर हम उनको टेलीफोन कॉल करके बताते हैं कि भाई आपकी डेट आने वाली है, इतनी डेट में आपने पैसे पे करने हैं, हमें पे किए जाएं। अगर वो तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करते फिर हम पर्सनल विजिट करेंगे, हम उनके पास जाएंगे, उन्हें जाके बताएंगे और एट द स्पॉट हम कोशिश करेंगे कि जो कलेक्शन है वो रिसीव कर लिया जाए। फिर हमारे पास कलेक्शन एजेंसीज है, उसके बाद हम कलेक्शन एजेंसीज के पास जाते हैं कि भाई इनसे हमने पैसे लेने हैं, इनसे हमें पैसे रिकवर करवा दीजिए। कलेक्शन एजेंसी जो होती हैं वो कुछ अपनी उसमें से कमीशन रखेंगे और बाकी पैसे आपको उनसे रिटर्न करवा देंगी। अगर ये भी नहीं तो फिर लास्ट स्टेप हमारे पास होता है लीगल एक्शन। अगर कस्टमर फिर भी पैसे आपके पे नहीं करते तो फिर आप लीगल एक्शन की तरफ मूव करते हैं, कोई ना कोई लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट लेते हैं जिससे वो आपके पैसे रिकवर हो सके, अमाउंट जो है वो आपकी अकाउंट से बल्कि वो रिकवर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स इन क्रेडिट एवेल्युएशन। जब भी क्रेडिट आपने देना है तो किन स्टेप्स को हम एवेल्युएट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द ऑब्टेनिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन। आप ऑब्टेन करेंगे, क्रेडिट की इंफॉर्मेशन लेंगे, कितना क्रेडिट चाहिए, किस तरह से चाहिए, किसको चाहिए, ठीक है, कौन लोग हैं क्रेडिट लेने वाले, उनकी एबिलिटीज क्या है, इसको देखेंगे। एनालाइज द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को आप फिर एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर मेकिंग द क्रेडिट डिसीजन। थर्ड नंबर पे आप क्रेडिट का डिसीजन ले लेते हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये जो एवेल्युएशन हमने करनी है ये किस तरह से की जा सकती है। एवेल्युएशन कैन बी डन थ्रू इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज से जब हम एवेल्युएशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे जस्ट उनको एवेल्युएट किया जाएगा और उनको ही क्रेडिट पे हम जो है वो प्रोडक्ट्स देंगे। जो हमारे पहले ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वो हमारे साथ काम करें, हम उन्हीं को ही जस्ट जो है वो अपनी जो क्रेडिट पे उधार पे चीज़ें देंगे, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। फिर एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिसकी बेस पे हम जो है वो क्रेडिट ग्रांट करते हैं। नंबर वन इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम उन जो हमारे पास कंपनी आई है पैसे उधार प्रोडक्ट्स को उधार लेने, हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं जहां से आपको पता चलेगा इनके एसेट्स कितने हैं, इनका प्रॉफिट कितना है, इनकी एक्सपेंसेस कितने हैं, ईच एंड एवरी डिटेल हमें यहाँ से पता चलेगी। बैंक का रेफरेंस अगर कोई देता है तो बैंक रेफरेंस देता है तो बैंक रेफरेंस से भी हम चेक कर सकते हैं कि इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ट्रांजैक्शंस कितनी होती हैं, यहाँ से भी हमें आइडिया हो सकता है। फिर ट्रेड रेफरेंसेस, यही जो ऑर्गेनाइजेशन जो उधार लेने आई है यही किसी और के साथ भी ट्रेड कर रही होगी, तो उनसे जाके भी हम पूछ सकते हैं कि भाई आपके साथ इनका जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से करते हैं, कलेक्शन कितनी देर में दे देते हैं, या इनका आपके साथ किस तरह से डीलिंग चल रही है, तो यहाँ से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जिनका प्योरली काम ही ये होता है कि वो चेक करती हैं कि ये जो कंपनीज हैं इनके अबाउट क्या व्यूज़ रखते हैं, तो वहाँ से भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से भी हम जो है वो इनके अबाउट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड विजिट, हम पर्सनली जाके उनके उस कारोबार पे, उस कंपनी पे हम विजिट कर सकते हैं, उनकी जो है वो इक्विपमेंट्स को, कैपिटल को, हम उनके फैक्ट्री को, हम उनकी कंडीशंस को, एम्प्लॉयज़ को, हम उसको बाकायदा से चेक कर सकते हैं, व्यूज़ ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 तरीके हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हम एवेलुएट कर सकते हैं। ये हमने ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया, हम इस तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एनालाइज द इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए हमारे पास है 6 C's ऑफ क्रेडिट। 6 C's ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि इन C's को हम देख के हम जो है वो एवेलुएट करें कि भाई क्रेडिट ग्रांट करना चाहिए या नहीं। करैक्टर, जो उधार लेने आया उसका करैक्टर चेक करेंगे, मॉरली वो कितना स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है,
उसका करेक्टर किस तरह का है, बिहेवियर किस तरह का है, वो बात किस तरह से करता है या वो लोगों से डीलिंग उसकी क्या है, उसका करेक्टर चेक करेंगे। फिर कैपेसिटी चेक करेंगे कि इस बंदे के पास पैसे पे करने की सलाहियत है भी या नहीं, इसके पास इतना कैपिटल अवेलेबल है, इसके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि ये पे बैक कर सकता है कुछ टाइम के बाद। फिर हम उसका कैपिटल चेक करेंगे कि इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, इसके पास पैसा कितना है, इसके पास एसेट्स कितने हैं, इक्विपमेंट्स कितने पड़े हैं कि ये अगर चाहेगा तो हमें पैसे पे कर सकता है आफ्टर द ड्यू डेट। फिर कोलेटरल सिक्योरिटीज को चेक करते हैं कि इसके पास कुछ सिक्योरिटीज पड़ी हैं, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो प्लेज की जा सकती हो, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिसको बाद में सेल आउट किया जा सकता हो। कोलेटरल को हम देख के भी हम जो है वो ये जज कर लेते हैं। फिर कंडीशंस को देखेंगे कि ये किस तरह के इन्वायरमेंट में काम करता है, जहाँ पे ये काम करता है वहाँ इसका काम चलता भी है कि नहीं, वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, इसके जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह से हैं। तो कंडीशन से भी हम उसको जज कर लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर लेते हैं। फिर हमारे पास है केस हिस्ट्री, हमारे पास इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड है, इस पास्ट रिकॉर्ड से भी हम इसकी पोजीशन को चेक कर सकते हैं कि इसने कितनी देर बाद हमें पे किए थे और ये अब इसकी पोजीशन क्या है। तो ये जो केस हिस्ट्री है इससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो देयर आर द 6 C's ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को ग्रांट करने से पहले हम इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, बेसिकली 6 C's को एनालाइज करेंगे। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट 6 C's कि इनसे हमें पता चल जाएगा कि हमें क्रेडिट देना चाहिए या नहीं। एंड पे फिर हमारे पास लास्ट स्टेप है मेकिंग द क्रेडिट डिसीजन। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, प्रोसेस को एनालाइज कर लेंगे, फिर हम ये लास्ट स्टेप करेंगे कि उसको मेकिंग द क्रेडिट डिसीजन कर देंगे। अगर तो क्रेडिट आपकी नज़र में देना बनता है, उसको उधार पे चीज़ें दी जा सकती हैं तो हम उसको क्रेडिट ग्रांट कर देंगे, अदरवाइज हम उसको क्रेडिट नहीं देंगे, उधार पे कोई चीज़ नहीं देंगे। तो ये तो था बेसिकली सारा रिसीवेबल मैनेजमेंट। इसमें हम अगर और एडिशन करें तो हम ये देख सकते हैं कि रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज आ जाती हैं। जितनी भी नेट क्रेडिट सेल्स होंगी हमारी, उसको अगर हम डिवाइड कर दें, जो हमारे पास एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स होंगे, तो हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगी, जो कि हमने रेशियो वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि नेट क्रेडिट सेल्स को अगर हम एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ जाएगी। हम इस तरह से उसकी रेशो भी फाइंड कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हम कलेक्शन पीरियड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है वो हम रेशोज में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर रिसीवेबल मैनेजमेंट में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस 17th लेक्चर का इसको लेक्चर्स को इसी तरह से कंप्लीट करते रहें, नोट्स बनाते रहें और एंड पे जो है वो हम इसको कंक्लूड करेंगे और फिर हम नेक्स्ट बुक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।